नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि 15 सालों में उनकी दृष्टि अलग है। उन्होंने कहा कि गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, उन्होंने एक बात तो सही कि 15 साल में, क्योंकि उनकी दृष्टि ही अलग थी कि गोली के बदले गोली, बंदूक के बदले बंदूक, तो ये इससे कोई समस्या का समाधान नहीं है। एक दूसरा पक्ष है जो ये समझते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको हल किया जा सके, और हम लोगों ने हमने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उसमें विश्वास पहले वहाँ के लोगों का जीतें और फिर विकास करें और फिर सुरक्षा प्रदान करें। ये तीन त्रिवेणी के माध्यम से हम लोगों ने काम किया और विश्वास अर्जित करने के लिए बहुत लंबा और बड़े फैसले करने पड़े, लंबा समय लगा। और क्योंकि आदिवासियों के सबसे पहले हमने जमीन माफी काम किया, ऋण माफी किया, उसके उपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था की, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस दिशा में काम किया। उसके बाद विकास के बहुत सारे, जो चाहे सड़क बनाने का काम है, चाहे पीडीएस साहब है, बहुत सारी चीजें हैं जो निर्माण की जो उसकी आवश्यकताएं थी, तो उनको लगा कि सरकार हमारी सरकार है और हमारे विकास के लिए काम कर रही है, तो लोगों को विश्वास बढ़ा। और विश्वास बढ़ने के कारण से आप बहुत सारे आप पैमाने आप देखेंगे, जितने भी इंडेक्स आप देखेंगे उसमें बस्तर हो, आदिवासी अंचल में खूब तेजी से बढ़ा है और उसका लाभ ले पाए हैं। और इस कारण से जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर। बीजेपी विधायक बिरनपुर पहुंचे थे। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि तुष्टीकरण की राजनीति करी जा रही है, जिसके पलटवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि न्याय की बात है, जो भी आरोपी होगा सलाखों के पीछे होंगे। वहीं काम हो रहा है, वहां नौजवान भरोसा साहू की हत्या हुई तो उस समय हत्यारों को पकड़ लिया गया, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। न्याय की बात है, जो भी मैं पहले भी बोला था कि जो भी आरोपी होगा वो शिक्षकों के पीछे होंगे, और वही काम हो रहा है। यदि वहां जो नौजवान भुवनेश्वर साहू, वही नाम है ना, उसकी हत्या हुई है तो 11 तत्काल पकड़ लिया गया था। उसमें एक फरार था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। जो आगजनी किए थे, जिन्होंने और हत्याएं की, तो जो भी हैं तो किसी के अधिकार नहीं कि किसी घर जला दें, किसी की हत्या कर दें, चाहे कोई भी हो। तो न्याय तो सबके लिए है ना। तो इसमें तुष्टीकरण कहां से बात आ गई? जो आरोपी है वो जेल में है, पुलिस कस्टडी में है, और उसके लिए हमने जो समाज के लोगों ने मांग की थी, हमने मुआवजा घोषणा भी की। डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है जल जीवन मिशन को लेकर, वो बोल रहे हैं, उसमें लिखा है कि 31वां स्थान पर क्यों है, और उन्होंने ये भी लिखा है। वो तो भाई ऐसा है, प्रधानमंत्री से पूछ ले, वो विज्ञापन दिए थे छत्तीसगढ़ में कि हाँ हमने उपलब्धि की है, 17 लाख परिवारों को घरों में हमने नल जल योजना पहुंचा दी है। तो रमन सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछ ले। सीएम भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों, अधिकारियों को इसका श्रेय दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल ने कहा, दरअसल छत्तीसगढ़ की मेहनत का फल है। किसान, मजदूर, आदिवासी हैं और जनप्रतिनिधि अधिकारी हैं, उन्होंने इस काम को मुकाम तक पहुंचाया है। हम लोग इस मामले को उठाते रहते थे, लेकिन जब खुद को अवसर मिला तब काम करना और उसको धरातल में उतारना एक बहुत कठिन काम है। किसी सैद्धांतिक रूप से आप लेख लिख सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको जब जमीन में उतारना हो तो आपको दिन रात खटना पड़ता है। तब जाके मैं तो पहले अधिकारियों को जब बताया कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी क्या है, तो वो लोग आईएएस अधिकारी सब नोट करते थे, तो उसको एनजीजी भी बना दिए 60 फॉर्म। फिर नरवा क्या है, गरवा क्या है, घुरवा क्या है, बाड़ी क्या है, वो सब समझना शुरू किया। और जब उसको फील्ड में उतारे तो
बड़ी कठिनाई आई, एक एक जगह जाके समझाना पड़ा, बताना पड़ा, तब जाके स्वरूप में आया। और आज अच्छा लगता है कि ये सम्मान मिला है एक्चुअल में उन किसानों के, उन मेहनतकश मजदूरों के, ग्रामीण अंचल या जंगलों में जो हमारे आदिवासी या परंपरागत रूप से जो निवास करने वाले लोग हैं, उनके मेहनत को सम्मान मिलना जैसे महसूस हो रहा है। उन साथियों की भी बहुत बहुत बधाई। हालांकि डॉक्टरेट की उपाधि मुझे मिली है, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग काम किए हैं, what you can see with your naked eyes, and these बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात देसी भाषा और 11 विदेशी भाषा में प्रसारित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारत की जनता के प्रश्नों के उत्तर दिए। मन की बात देश की उपलब्धियां हैं, संस्कृति, परंपराएं हैं, त्योहार हो, पर्यावरण संरक्षण हो या फिर समाज सुधार जैसे सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करते हैं। एक अभियान के रूप में पूरे देश में मन की बात का निर्माण हुआ है। परंपराएं हैं, त्योहार है, पर्यावरण संरक्षण है, समाज सुधार और जन जागरण के विषय हैं। ऐसे सारे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चर्चा करते हैं और यह सब एक अभियान के रूप में पूरे देश में मन की बात के कारण इसका निर्माण हुआ। चाहे सेल्फी विद डाटर हो, स्टेच्यू क्लीनिंग का विषय हो, मिलेट का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, कोरोना के समय देश का आत्मबल बढ़ाना और देश को इस अभियान से जोड़ना कोरोना के खिलाफ, ऐसे संकट के समय में भी मन की बात ने देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। छुरिया नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 10 दिन बाद कोई सुध लेने पर नाराज पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षद ने 3 दिन के अंदर चुनाव अधिसूचना जारी नहीं होने पर हड़ताल और आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर पंचायत छुरिया अध्यक्ष राजकुमार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 10 दिन बाद भी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होने से नाराज पार्षदों ने तहसील पहुंचकर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने कहा कि 18 अप्रैल 2023 को जिला कार्यालय राजनांदगांव पहुंचकर नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रस्ताव के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें पार्षदों को लगता है कि कहीं सरकार में बैठे नेता दबाव उधर कर्नाटका में बीजेपी विधायक के सोनिया गांधी को विष कन्या कहने पर सीएम का पलटवार सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के शब्द भले ही खड़गे जी के हों, विष गांधी परिवार का है। बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के सिवा कोई नहीं दिखता है। खड़गे ने सर्प जैसे जहरीला शब्द बोला था। बीजेपी को लगता है कि बोलने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है और हर बार सोनिया गांधी को टारगेट किया जाता है। ये घोर निंदनीय। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। इस पर पीएम मोदी और अमित शाह क्या कहेंगे देखना होगा। इस बयान को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस मामले को देखकर तय करें। के एमएलए श्री पाटिल, उन्होंने मिसेस सोनिया गांधी को विष कन्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को ही दूसरे के बारे में बोलने का अधिकार है। दूसरे बोलने तो तकलीफ होती। कल जिस प्रकार से खड़गे जी के बयान को पूरे देश भर में ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि जहरीले सांप जैसा है, और फिर भी खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें वापस भी लिया है। आज उसके विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई,
और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं, ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहती है। अब हमारे कार्यकर्ता उसको देखेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसको। दंतेवाड़ा में नक्सली लगातार उग्र होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि नक्सली ने जियो टावर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने हर्रा कोडेर में लगे हुए जियो टावर में आगजनी का मालवाही थाना के पास की ये घटना को अंजाम दिया। साथ ही वहां बैनर पोस्टर भी टांगे। मुखबिरी करने वालों को चेतावनी दी गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने बैनर पोस्टर लगाया है। बीते कोरोना काल से लोग स्वास्थ्य के प्रति काफी ज्यादा संजीदा हो गए हैं, लेकिन अन्य मौसमी बीमारी दिन प्रतिदिन लगातार बदलते मौसम के साथ पैर पसार रही हैं। साथ ही योग व्यायाम सेहत के लिए कितने कारगर हैं, जिसको लेकर प्रदीप अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रदीप साहू से हमारे संवाददाता रुपेश साहू ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। मानवीय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको ऐसे डॉक्टर से रूबरू करवा रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में जिनकी अलग ही पहचान है। जानेंगे कि किस किस प्रकार से जो मौसमी बीमारी है वो आज अलर्ट है और उनके किस प्रकार से निदान है, क्या हमको जो एहतियात बरतनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के और कौन कौन से टिप्स अपनाने चाहिए, उन सारी चीजों की जानकारी हम अभी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है बातचीत में डॉक्टर प्रदीप साहू जी, जो प्रदीप हॉस्पिटल के संचालक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। कौन कौन से ऐसे बीमारी है जो वर्तमान में अलर्ट हैं और क्या क्या जो एहतियात हमको बरतनी है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट में जैसा मैं कहूँगा कि दो तरह की बीमारियां मुख्य तौर पे देखने को मिल रही हैं। पहली तो है सर्दी, खांसी और बुखार। अब चूंकि सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण काफी हद तक कोरोना से मिलते जुलते हैं, इसीलिए मैं सभी से अपील करूंगा कि कभी भी अगर ये दिक्कतें 3 दिन से ज़्यादा हैं, बढ़ते क्रम में हैं और तकलीफें ठीक नहीं हो रही हैं नॉर्मल पैरासिटामोल वगैरह लेने से, तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचें, अपनी कोरोना की जांच अवश्य कराएं और जैसा भी इलाज सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिया गया है उसको अवश्य हासिल करें। और कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस तो हम पिछले 2-3 सालों से देख ही रहे हैं। भीड़ में ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें करते ही रहें। दूसरी जो बीमारी अभी मैं देख रहा हूँ वह है पेट दर्द और उल्टी की शिकायतें। गर्मियों के आते ही खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो बहुत तेजी से विघटित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कीटाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इस तरह की संक्रमित खाद्य पदार्थों के सेवन के पश्चात पेट में दर्द, दस्त और उल्टियाँ बहुत कॉमन है, तो सावधानी अवश्य बरतें। ताज़ा गरम घर का बना हुआ खाना खाने की कोशिश करें। बाहर की चीज़ें खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, खासकर ऐसी चीज़ें जो काफ़ी बहुत पहले बन के रखी हुई हैं और बासी हो चुकी हैं। बासी पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल से परहेज करें। योग व्यायाम को लेकर के स्वास्थ्य पे जिस हिसाब से असर पड़ता है वो आप किस प्रकार से देखते हैं? पिछले कुछ सालों में योगा का जो महत्व देखने में आया है वह बिल्कुल ही अद्भुत है और योग की तरफ दोबारा लौट जाने की, इस बात की, योग की तरफ दोबारा लौटने की वाकई बहुत जरूरत है, क्योंकि योग ही ऐसी चीज़ है जो प्राणायाम अगर आप करेंगे तो आपके फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है। श्वसन तंत्र में होने वाली दिक्कतें जो कोरोना से भी अफेक्टेड होती हैं, उसमें भी अगर आप अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके फेफड़े निश्चित तौर पर मजबूत होंगे और आप आसानी से जो लोकल सर्दी, खांसी जैसी दिक्कतें और कोरोना जैसी महामारी, इन दोनों का ही सामना आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपके सांस लेने की दिक्कतें काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। और दूसरी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात अगर करूँ तो जोड़ों के दर्द के लिए अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए योगासन से बेहतर कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी योगासन, सूर्य नमस्कार हर कोई जानता है, स्कूल में सिखाया जाता है।
टीवी में भी बहुत सारे महानुभाव आते ही रहते हैं, जो सिखाते रहते हैं। ये इतनी बहुत ही सिंपल सी योगासन, सूर्य नमस्कार हर कोई जानता है, स्कूल में सिखाया जाता है। टीवी में भी बहुत सारे महानुभाव आते ही रहते हैं, जो सिखाते रहते हैं। ये इतनी सिंपल चीजें हैं जिनकर कि आप एक निरोगी काया के साथ 100 साल तक जी सकते हैं, ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, जैसे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, होने के बावजूद लोग आज उसको अपना रहे हैं। इनकी जो दुष्परिणाम है वो जन समुदाय में किस प्रकार से फैल रही है, वो जानना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं अपने खुद के अनुभव से कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनके अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर खराब हो चुके हैं और उनके जीने की प्रत्याशा, जीने की संभावनाएं काफ़ी कम हो चुकी हैं। और मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि जो बीमार है वह ठीक होना चाहता है और जो स्वस्थ है वह बुरी आदतों का गुलाम बनकर अपने स्वास्थ्य को खुद अपने हाथों नष्ट कर रहा है। तो यह एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट है और मैं अपने युवा वर्ग से सचमुच निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको एंजॉय करने के लिए व्यसन में लिप्त होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो करके आप खुश रह सकते हैं, क्रिएटिव जीवन जी सकते हैं, जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। शराब, सिगरेट इत्यादि चीज़ों में सुख ढूंढने की कोशिश न करें। अगर ये सुख मिलेंगे भी तो आपको क्षणिक मिलेंगे और इसकी कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है आपके हॉस्पिटल के लिए, आपके लिए उपलब्धि ये है कि ट्यूमर निकालने में जो आपकी अहम भूमिका रही है, काफ़ी बड़े बड़े ट्यूमर 8 किलो 10 किलो का ट्यूमर आपने निकाले हैं और सक्सेस इलाज किए, उन सब मुझे बताएंगे एक बड़ी उपलब्धि क्या रही है? अमूमन कैंसर जैसी चीज़ों की सर्जरी के लिए बड़ी जगहों पर जाना पड़ता है, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी जांचें लगती हैं और जो प्रक्रिया है इलाज की वो काफ़ी लंबी होती चली जाती है। हमारी उपलब्धि यह है कि हम वो सारी सुविधाओं को कुरुद जैसे एक छोटे से जगह में लेकर आए हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ही कम कीमत में सही समय में इलाज उपलब्ध करा पाए। इससे पहले भी हमने काफ़ी बड़े बड़े ओवेरियन सिस्ट और यूट्रस की फाइब्रॉइड जैसी चीज़ों का इलाज किया हुआ है और ईश्वर की दया से सभी मरीज ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी दिक्कत को अगर वो छोटी सी है तो उसी समय इलाज करा लें। छोटी बीमारी को बड़ा बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। आज की तारीख में सरकार ने इतने प्रयत्न कर दिए हैं कि गांव-गांव, तो यहाँ पर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी दिक्कत को अगर वो छोटी सी है तो उसी समय इलाज करा लें। छोटी बीमारी को बड़ा बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। आज की तारीख में सरकार ने इतने प्रयत्न कर दिए हैं कि गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप अपने किसी भी लक्षण को लंबे समय तक पाल पोस के ना रखें, उसको तुरंत जाकर दिखाएं, तुरंत उसका निदान कराएं और जो भी आवश्यक इलाज है सरकार निःशुल्क करवा रही है, उस चीज़ का फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारे साथ, आप सुन रहे थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप साहू जी को, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि स्वास्थ्य को किस प्रकार से बेहतर और बेहतर रखा जा सकता है, क्या क्या जो है हमको सावधानी बरतनी है और किस प्रकार से हम योग व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ रुपेश साहू, धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा पहुंचकर अरनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीरों पर पुष्प गुच्छा अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 26 अप्रैल की नक्सल हिंसा के इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुए। मुख्यमंत्री बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं प्रकट की और ढांढस बंधाया। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बस्तर सांसद दीपक बैज समेत तमाम जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। तो सीएम भूपेश बघेल ने सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 26 अप्रैल को नक्सली हिंसा में डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पहुंचे, जहां पर सभी को पुष्पांजलि सीएम ने अर्पित की।
प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा ने बड़ी संख्या में रोजगार कार्यालय का घेराव कर गेट पर ताला लगा दिया। वहीं भाजपा युवा मोर्चा ने सरकार पर दमन का आरोप भी लगाया है। दरअसल प्रदेश की भूपेश सरकार ने बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, जिसके लिए सरकार की ओर से कई नियम और शर्तें भी लागू किए गए। इन्हीं नियम और शर्तों को भाजपा युवा मोर्चा छलावा बताकर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहा है। जिला युवा मोर्चा राजनांदगांव द्वारा तालाबंदी रोजगार कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरे राजनांदगांव जिले से साथ ही खैरागढ़ जिले से भी कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित हुए थे। 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने सरकार चुनाव से पहले कहा था कि सभी बेरोजगार युवाओं को, पंजीकृत बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन जब उन्होंने घोषणा की, घोषणा भी आखिरी 4.5 साल में की घोषणा, जबकि शुरुआत में करनी थी, वहां पे धोखा इन्होंने दिया। और आज जब इसमें जो मापदंड और जो नियम लेके आए हैं घोषणा में, आज 10-10 लाख जो बेरोजगारों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, उसमें अपात्र होते होते मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख को अगर मिल जाए तो मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन के रूप में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बेरोजगारी भत्ता जो मिल रहा है उसके संबंध में उनका विरोध था। वर्तमान की स्थिति में वो विरोध समाप्त हो गया है। उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। वो ज्ञापन अभी कलेक्टर सर को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में पिछले 42 दिनों से आंदोलनरत ग्राम पंचायत सचिवों को अब तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। बता दें कि 16 मार्च से लगातार धरना प्रदर्शन के बाद अब 24 अप्रैल को क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे सचिवों को ग्रामीण और नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। दरअसल क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश गांधी और मंडल बीजेपी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता सचिवों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनका नैतिक समर्थन किया। इस दौरान धरना स्थल पर उपस्थित सभी सचिवों से वार्तालाप कर उनकी समस्याओं को जाना और उनको सांत्वना देते हुए धैर्य रखने को कहा। इस दौरान ब्लॉक सचिव संघ के उपाध्यक्ष नीलेश गुरवी ने अपनी मांगों और समस्याओं के विषय पर विस्तार से बताया और उनका समर्थन प्राप्त किया और मीडिया प्रभारी शेराज खान ने उनका आभार व्यक्त किया। सचिवों की हड़ताल का 42वां दिन है और जैसे प्रदेश में सब लोग ठगी के शिकार हुए हैं, वैसे सचिव लोग भी ठगी के शिकार हुए हैं। और ये सरकार जो है 36 प्रकार के जन घोषणा पत्र चुनाव में लेकर के आई थी, उसका एक भी वादा इस प्रदेश में पूरा नहीं हुआ है। सबको ठगने का काम किया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। ठगने का काम करने वाली सरकार है। हम लोग 20 मार्च से हड़ताल में बैठे हैं। आज लगभग 36 दिन हो गया है और अभी तक सरकार सूद लेने नहीं आई है। हमारे धरना स्थल में अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई सूद नहीं लिया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।